नैतिकता थी, जो अनैतिकता थी, हाँ। उसी को नैतिकता बोलने लगे आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शब्दों का ये जैसा सर कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल है ना। हाँ। बिल्कुल है। जैसे और ये लगातार लगातार बोले जाने से साले अनैतिकता ही नैतिकता होगी। यही विषय है जो है। हाँ, जैसे अभी समरसता की बात, बाबा साहब ने समता शब्द का इस्तेमाल किया, जी, जिन लोगों जी, ने जी। समरसता शब्द का इस्तेमाल किया। हाँ। अब वो समरसता समरसता इतनी बार बोल गए कि हमारे भी बार लोग बोल गए। समता नहीं बोलते, समरसता बोलते हैं। हाँ। वही चीज है। हाँ। लेकिन फिर प्रश्न वही है। हाँ सर, ये बात इससे भी पहले आ चुकी, पहले एपिसोड में भी आ चुकी है। बहुत सारे भारतीय बौद्ध महासभा से हमने बात की थी। हाँ। समता और समरसता, हाँ। ये इसमें लोगों की अलग अलग राय है। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये बेसिक शब्द आदिवासी है। इन लोगों ने इतने बार वनवासी वनवासी बोल गया, आम आदमी भी वनवासी बोलने लगा है। लेकिन आदिवासी और वनवासी की बेसिक अंतर क्या है? आदिवासी से ही समझ में आता है कि ये इस देश का मूल निवासी है भाई, ये यही जन्मा हुआ है। लेकिन बाबा साहेब के अंदर में नैतिकता का बल था, वो शीलवान थे। ये चाह के भी इन्होंने कोशिश तो किया, लेकिन बाबा साहेब शीलवान थे, तो उनके ऊपर में कोई भी चीज नहीं चिपका पाए। हाँ। आज वही जरूरत है। बुद्ध बोलते हैं अगर आपने किसी की वाणी से भी हत्या किया तो उसका भी पनिशमेंट मिलेगा। नॉनवेज का बात बुद्ध के समय से और आज का जो परिवेश है, जहाँ जैसा सिचुएशन है, जैसे अपन देखते हैं क्योंकि आज की डिमांड है सर, जी, जी, है ना, जी। क्योंकि हाई कैलोरीज चाहिए और गरीबों को सही ढंग से भोजन नहीं मिलता। आज देखिए महंगाई कितनी बढ़ रही है। और पुराने समय से ही हम देखते हैं कि जो मांसाहारी जो आहार है वो होता रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ होता है सर? हमारे शरीर के अंदर में, हमारे बालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन, सबसे ज्यादा कैल्शियम हमारे नाखूनों में। अब प्रकृति की ऐसी देन है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन उसने शाकाहारी भोजन में दिया है, शाकाहारी भोजन में। और बुद्ध के समकालीन जितने भी लोग थे उन्होंने उसको प्रैक्टिकल किया है और आज बताया है। आज आयुर्वेद के जितने भी ग्रंथ है, जो आयुर्वेद पढ़ाया जाता है BAMS में और प्रैक्टिकल कराया जाता है, तो उस समय में तो उससे भी बड़े डॉक्टर हुआ करते थे। बुद्ध के चिकित्सक थे, जीवक। तो उनसे एक बार कहा गया कि आप ऐसी कोई वनस्पति लाइएगा जिसमें औषधि गुण न हो। 6 महीना हिमालय में घूमने के बाद में जीवक वापस आए और फिर बोला कि ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें औषधि गुण नहीं है। औषधि गुण अब जो धम्म सिखाया और उसके प्रचार के लिए संघ का निर्माण किया, राइट। और वो संघ इतना काबिल था, नहीं, भगवान बुद्ध ने उनको जो ज्ञान प्राप्त था वो सारी चीजें संघ को दे दी, और वो लोकोपयोगी थी, इसलिए भारत और भारत के बाहर बड़े पैमाने पर उसका प्रचार हुआ। बिल्कुल। अब कोई भी कारण मान के चलते जिस वजह से कि भारत में उस संघ का कमी आई, जिसमें प्रतिक्रांति बोलते, उस प्रतिक्रांति की वजह से। पर चाइना में ऐसा हुआ, किसी आपके घर में आता हूं मैं, इनके घर में जाता हूं, बैठता है, चाय पीते, और चाय पीते पीते धम्म की चर्चा करते हैं हम। तो अब आम लोगों का धम्म हो गया, उनके जीवन का चर्या का धम्म हो गया, और तब कई प्रचार हो गया। वो हमने नहीं किया, वो करने की जरूरत है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सुकृति इंडिया। शिक्षा किसी भी समाज का मूल आधार है। भारत में पिछले 30-40 सालों से शिक्षा व्यवस्था में गिरावट आई है। आज़ादी के समय हम जिस लक्ष्य को लेकर चले थे कि हम भारत को प्रगतिशील और आधुनिक राष्ट्र बनाएंगे, समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीति और रूढ़िवादी सोच को, यथावस्थितिवादी सोच को छोड़ेंगे, लेकिन हम यह नहीं कर पाए। पिछले 30 सालों में शिक्षा व्यवस्था केवल सूचना तंत्र बनकर रह गई है। शिक्षा का जो मूलभूत काम समाज के सदस्यों का सामाजिकरण करना है, समाज में गतिशीलता लाना है और नई जनरेशन में बदलाव लाने का काम हम नहीं कर पाए। इसका उल्टा हम वापस पुरातन काल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के बजाय साम, दाम, दंड भेद और इंद्रजाल की नीतियों को प्रोत्साहन देने लगे हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारा मूल्यों को अपनी निजी जिंदगी में जगह नहीं दे पा रहे हैं, और न ही हम इसके महत्व को समझ पाए हैं, जिसकी वजह से बहुजनों की सांस्कृतिक विरासत खतरे में है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जिम्मेदारी बहुजन समाज को, खास करके बौद्ध समाज पर डाली थी। यह समाज कहीं न कहीं उदासीन हो गया है, निष्क्रिय हो गया है। आज हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं जो बौद्ध समाज से ही आते हैं,
जो लंबे समय से इन मसलों पर एक्टिव हैं, समाज को मार्गदर्शन करते हैं और समाज की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। आज हम इसी मसले पर उन दो खास मेहमानों से बात करने जा रहे हैं। आप दोनों से निवेदन है कि आप अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को देंगे। मैं GD राउत जी बेसिकली महाराष्ट्र से रहने वाला हूँ, जी पर छत्तीसगढ़ में 1983 में जी मुझे पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी लगी और तब से मैं इधर ही हूँ। हम्म पंजाब नेशनल बैंक में अलग अलग जगह पर काम करते हुए मैंने मैनेजर के पद से 2019 में रिटायरमेंट हुआ है और जी। तब से समाज के विभिन्न गतिविधियों में पहले से ही रहा है। हाँ, अभी जैसे समय मिलता उस तरीके से जी 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 काम कर रहा हूँ। जी जी सर, आप अपना परिचय दीजिएगा। जी, मैं डॉक्टर HR नागवंशी, जी बालाघाट जिले में लांजी तहसील में एक गांव आता है पाथर गांव, वहां से बिलोंग करता हूँ। और मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में भिलाई में पिछले 22 सालों से जी बेसिकली मैं आयुर्वेद से बिलोंग करता हूँ। हम्म, मेरा क्लिनिक और नेचुरोपैथी सेंटर है। पहुंचा है वो शेड्यूल कास्ट के 1500 लोग तो एक साथ में जुड़ जाते हैं एक जाति में जुड़ जाते। सर इस विषय में हम बात करेंगे अभी। जो है नगदेवी सर, आप ये बताइए कि समाज में गतिशीलता आपके हिसाब से क्यों नहीं आ पाई? जो एक समाज जैसे अभी स्थिरता आ गई है, एक तरह का सेचुरेशन दिखता है, लोग अपने आप में कहीं न कहीं जो है अंडरग्राउंड हो गए हैं। ये क्या वजह है इसके पीछे जो है? जैसा सर ने अभी आपको बताया सर कि एक्चुअल हमारे जो इंटरएक्चुअल लोग जो अपने आप को कहते हैं जी, और वही हमारा समाज ही उनको इंटरएक्चुअल का ओहदा देता है। अपन जैसे देखते सर 14 अप्रैल या जो भी हमारे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो हमारे ही लोग बड़े मंच पे जाके हमको मोरालिटी का पाठ पढ़ाते हैं। अच्छा, हमको बड़ी बड़ी शिक्षाएं देते हैं, लेकिन वो खुद में नैतिकता पालन नहीं आचरण करते नहीं हो रहा है। जी जी और जब तक के वो मोरालिटी खुद पालन नहीं करेंगे तो खैर वो समाज में पहुंचाने की बात तो दूर, वो अपने घर के परिवार के बच्चों में भी नहीं पहुंचा पाते हैं। इसलिए बाबा साहब ने बोला कि जब तक के हमारी नैतिकता, बाबा साहब अपन सब जानते हैं कि बाबा साहब के ऊपर में कितने आरोप और प्रत्यारोप उस समय के लोगों ने लगाया। हाँ, कितना तकलीफ झेला उन्होंने जो है। इसलिए नहीं कि बाबा साहब इंटेलेक्चुअल थे और काफी पढ़े लिखे थे, उनके समकालीन भी बहुत सारे विद्वान पढ़े लिखे थे, वो भी बैरिस्टर बन के आए थे, लेकिन बाबा साहब के अंदर में नैतिकता का बल था, वो शीलवान थे। ये चाह के भी इन्होंने कोशिश तो किया, लेकिन बाबा साहब शीलवान थे तो उनके ऊपर में कोई भी चीज नहीं चिपका पाए। आज वही जरूरत है हम सबको। जैसे सर हम लोग देखते हैं ना, हम अपने घरों में पंचशील बोलते हैं, पानाति पाता वेरमणि। अपन सीधा सीधा उसका अर्थ हम लोग जाते हैं सर के साथ में समाज में, हम लोग देखते हैं कि भाई मालूम है तो लोगों के पास में सब 5 रुपए 10 रुपए की, और अब तो बड़ी बड़ी वंदना की पुस्तक आ गई। जी 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 जी। उसमें सर उसका सामान्य सा अर्थ लिखा है कि प्राणी की हिंसा नहीं करना है। अब आप सोच के देखिएगा, आज के 2600 साल पहले गौतम बुद्ध ने जब इस लॉ को बनाया था तो सिर्फ इतना ही कहने के लिए बनाया होगा? वो तो कल्पों से इसके लिए अवतरित होते आए हैं। तो सिर्फ हमको प्राणी की हिंसा नहीं करना है, हत्या नहीं करना है, सिर्फ इतना ही मंतव्य रहा होगा बुद्ध का। सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि प्राणी हिंसा का क्या तात्पर्य है आपका? प्राणी हिंसा का तात्पर्य मतलब अपन सीधा सीधा आम भाषा में जो हमारे लोग जानते हैं वो हम लोग इतना ही जानते हैं कि हमको किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करना है। जी। बुद्ध बोलते हैं कि किसी भी प्राणी की हत्या करेंगे तो उसका पनिशमेंट आपको मिलेगा, कर्मों के विपाक आपको भुगतना ही पड़ेगा। इससे न बुद्ध खुद बच पाए हैं, ना मां मोगलायन बच पाए, ना सारीपुत्र बच पाए हैं। सभी को अपने अपने कर्मों का भुगतान करना ही पड़ा। तो हम तो आम आदमी है, तो बुद्ध का कहने का मतलब है कि किसी की फिजिकली हत्या करना वो तो अपराध है ही है, उसकी सजा मिलेगी और इसी लाइफ में मिलेंगी। लेकिन बुद्ध यहाँ तक के नहीं रुकते सर। बुद्ध बोलते हैं अगर आपने किसी की वाणी से भी हत्या किया तो उसका भी पनिशमेंट मिलेगा, वो भी पानाति पाता वेरमणि का अहम हिस्सा है। जैसे सर अभी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप मेरे से कोई क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ सर मेरा अभी सवाल पूरा होने दीजिएगा, तो मैंने आपके वाणी की हत्या किया ना सर। मेरा कर्तव्य ये बनता था कि आपने जो भी किया कोऑपरेट करना। जी जी, मैं उसका आपको जो आंसर है, सही आंसर है वो देता, तो मैंने आपका वाणी का हत्या किया। अब ये
फिजिकली हत्या, वाणी की हत्या तो हो गई, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अगर आपने मन से किसी की हत्या किया, अभी हम लोग बैठे हैं आपके साथ में इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन किसी के मन में हमारे अंदर अंदर चल रहा है ना, अरे यार अपन ये क्या काम कर रहे हैं, बोरकर सर मेरे से कुछ और सवाल कर रहे हैं, मैं कुछ अलग जवाब दे रहा हूँ, ये मानसिक तौर पे हत्या हो रही है ना। तो बुद्ध बोलते हैं इसका भी परिणाम मिलेगा। एक्चुअल सर ये जो पंचशील का जो सिद्धांत है, जो सबसे बड़ा सिद्धांत है, हर आदमी के अंदर में इसमें नैतिकता आ सकती है, बशर्ते है कि इसको अपन अपने दैनिक जीवन में कैसे पालन करें। अब जैसे सर अपना आईफोन मोबाइल है, अपन एक दूसरा नंबर की सील देखते हैं कि अदिन्न दाना वेरमनी, चोरी नहीं करूंगा या चोरी करने की से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ये आईफोन का मोबाइल अगर मैंने चुरा लिया तो आपको कैसा लगेगा? जी जी, बुरा लगेगा भाई यार मेरा सब इंटरव्यू का काम रुक गया, बहुत सारी चीजें हैं। वैसे ही अगर मैं किसी का आईफोन चुरा लूं तो उसको भी ये महसूस होगा ना सर। तो हमको इस टाइप से उस धम्म को और उन सीलों को समझना चाहिए, प्रैक्टिकली समझना है, गहराई में जाना चाहिए सर। लेकिन ठीक है, कुछ लोगों का, कुछ जो हमारे जो बुद्धिवादी लोग हैं उनका कहना ये है कि अभी जो वेज नॉन वेज की जो बात होती है जी जी है ना, तो उसको भी उन लोग जो है उसी संदर्भ में लेते हैं जी जी। तो क्या आपका संदर्भ भी उसी सिलसिले में? वेज नॉन वेज का बात वो बुद्ध के समय से और आज का जो परिवेश है, जहाँ जैसा सिचुएशन है, जैसे अपन देखते हैं क्योंकि आज की डिमांड है सर, जी, है ना, क्योंकि हाई कैलोरीज चाहिए और गरीबों को सही ढंग से भोजन नहीं मिलता। आज देखिए महंगाई कितनी बढ़ रही है, और पुराने समय से ही हम देखते हैं कि जो मांसाहारी जो आहार है वो होता रहा है, और बुद्ध ने भी कहा है कि जहाँ जरूरत है वहाँ की जा सकती है। जी जी। ये अपन गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, या जहाँ पर भी ये सारी चीजें आ रही है ये गलत तरीके से आ रही है। गलत तरीके वो इसलिए आ रही है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा भाई, जैसा काल है, जैसा प्रदेश है, जैसा राष्ट्र है, वहाँ जो भोजन की व्यवस्था है वैसी बनती है। बिल्कुल। अपन सी पोर्ट पे देखते हैं जहाँ पे समुद्र स्थल है, तो वहाँ पे लोगों के लिए सी फूड ज्यादा अवेलेबल होता है। अब सी फूड होता है तो उसमें ज्यादा हैवी प्रोटीन होता है, कैलोरी ज्यादा होती है, उसकी जरूरत भी है, ठंडे प्रदेशों में बहुत जी। लेकिन सर हमारे यहाँ पे देखे तो सबसे ज्यादा प्रोटीन अभी मेरे शरीर में, आपके शरीर में अगर देखे तो सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ होता है सर? हमारे शरीर के अंदर में, हमारे बालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन, सबसे ज्यादा कैल्शियम हमारे नाखूनों में। अब प्रकृति की ऐसी देन है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन उसने शाकाहारी भोजन में दिया है, शाकाहारी भोजन में। और बुद्ध के समकालीन जितने भी लोग थे उन्होंने उसको प्रैक्टिकल किया है और आज बताया है। आज आयुर्वेद के जितने भी ग्रंथ है, जो आयुर्वेद पढ़ाया जाता है BAMS में और प्रैक्टिकल कराया जाता है, तो उस समय में तो उससे भी बड़े डॉक्टर हुआ करते थे, बुद्ध के चिकित्सक थे, जीवक। तो उनसे एक बार कहा गया कि आप ऐसी कोई वनस्पति लाइएगा जिसमें औषधि गुण न हो। 6 महीना हिमालय में घूमने के बाद में जीवक वापस आए और फिर बोला कि ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें औषधि गुण नहीं है, औषधि गुण। अब बात है सर प्रोटीन की, अपन नॉनवेज और वेजिटेबल से अपन कल्पना कर रहे थे। आज के तारीख में हमारे आपके घरों में सबसे सुलभ, प्रकृति की सबसे बड़ी देन, सबसे बड़ा जो प्रोटीन है वो है मोरिंगा, जिसको मुनगा बोलते हैं हम लोग। अच्छा, मुनगा बोलते हैं जी। साइंस ने उसको प्रूव्ड कर दिया है कि अगर कोई आदमी मुनगे का सेवन करता है एक कंटिन्यूटी में, मुनगे की सब्जी का, मुनगे की सब्जी, मुनगे के पत्तों का पाउडर, मुनगे के बहुत सारे अपन डिश बना के, तो उसमें इतना ज्यादा प्रोटीन है। अगर कोई आदमी मान लो 1 किलो नॉनवेज ग्रहण करता है और कोई आदमी 1 चम्मच मोरिंगे का पाउडर खाता है, तो वो उससे ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करता है, ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करता है। लेकिन हमारे जो लोग हैं उन्होंने अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है, और हम लोग चाहते हैं कि भाई अब नॉनवेज खाने से, ठीक है अपन किसी शॉप से ला रहे हैं नॉनवेज खा रहे हैं तो हमने हत्या नहीं किया, लेकिन यार हमारे जैसे कम लोग इनडायरेक्ट तरीके से, जो इनडायरेक्ट तरीके से कर रहे हैं। जी। तो ये बहुत सारी चीजें है सर। मेरा कहने का मतलब ठीक है, जहाँ उपलब्धता है वहां तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जहाँ उपलब्धता ना हो, जी, वहां वो चीजें हो सकती है।
अभी सर जैसे हमारे श्रीलंका ले लो, थाईलैंड ले लो, जहाँ पे एक्चुअल वहाँ के हमारे भिक्खु लोग, हाँ वो भी यदा कदा, क्योंकि वहाँ का भोजन ही है। जी 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 जी। लेकिन सर हमारे इंडिया में अपन जितना देख रहे हैं, धम्म के बारे में अपन जान रहे हैं, हाँ, हाँ। और जितने सारे भिक्खु, पहली बात तो सर भिक्खुओं के बारे में एक बात मैं कहना ये चाहूंगा, हम छत्तीसगढ़ प्रदेश से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे कम से कम 3.5 करोड़ की आबादी है। लेकिन हमारे भिक्खुओं की संख्या कितनी है पूरी आबादी के लिए? ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 भिक्खु है पूरे छत्तीसगढ़ में। पूरे छत्तीसगढ़ में देखिएगा ना आप। और वो भी बाकी जगह की तो छोड़िएगा, हमारा भिलाई सबसे बड़ा शहर, मतलब ज्यादा अम्बेडकरवादी लोग, बुद्धिस्ट लोग हमारे भिलाई में रहते हैं। यहाँ पे अभी तक के कोई भी अच्छे भिक्खु अभी तक के नहीं। तो बाकी जगह की तो बात छोड़ दीजिएगा, वो तो राजनांदगांव के लोग कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि वो वहाँ पे धम्मताप भंते जी कई सालों से निवास कर रहे हैं। इधर हमारे सील रत्न भंते जी है बिरबिरा में, हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मोनेस्टी और सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं। बाकी और जगह पे देखिएगा तो आपको भिक्खुओं का अकाल मिलेगा। तो फिर लोग पॉइंट क्लियर हो गया है कि भाई ये हिंसा का जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया। जी जी। राउत सर, ये जो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है ना, हमारे जो बुद्ध की, हम बहुजनों की जो विरासत है, बुद्ध की विरासत है ना, महावीर की विरासत है, ये कहीं ना कहीं हम अगली पीढ़ी को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, है ना, या इसके प्रति गंभीर दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या कारण है इसके पीछे जो? फिर उसी तरफ आते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि भगवान बुद्ध ने जो धम्म सिखाया और उसके प्रचार के लिए संघ का निर्माण किया, राइट। और वो संघ इतना काबिल था, मैं भगवान बुद्ध ने उनको जो ज्ञान प्राप्त था वो सारी चीजें संघ को दे दी, और वो लोकोपयोगी थी इसलिए भारत और भारत के बाहर बड़े पैमाने पर उसका प्रचार हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई भी कारण मान के चलते जिस वजह से कि भारत में उस संघ का कमी आई, जिसमें प्रतिक्रांति बोलते, उस प्रतिक्रांति की वजह से तो पैमाना तो वही है कि जहां सम्यक संबुद्ध ने संघ का निर्माण किया और सारी दुनिया में धम्म पहुंचा है, तो आज भी उसी चीज की जरूरत है कि हम साइंटिफिक वे में लोगों को जिस तरीके से बात समझ में आएगी उनके लेवल पर जाके धम्म को समझाने की जरूरत है। और नहीं समझेंगे ऐसी बात नहीं है। मैं जब जाता हूं, हम दोनों जन जाते हैं कई बार साथ में, और जो रियलिस्टिक धम्म की चर्चा करते हैं, जो सामान्य व्यक्ति को समझ में आएगा, उसके जीवन से संबंधित धम्म की चर्चा करते हैं। उसके दैनंदिन लाइफ में वो जी कैसे सकता है, प्रिंसिपल ही नहीं केवल, वो कैसे जी सकता है, उसके जीवन में रुकावटें आएगी धम्म को पालन करते समय में, लेकिन फिर भी वहां से निकल के कैसा कर सकता है वो। और सबसे बड़ा धम्म का पालन करने का कारण चित्त है, मन है आपका, हमारा मन ही ठीक नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि प्रॉपर वे में लोगों को उनके जिंदगी से संबंधित, उनसे दैनंदिन जीवन में भी जीते समय आप शीलों का पालन कर सकते हो, धम्म को जी सकते, ये बात समझ में आएगी, तब धम्म समझ में आएगा। हमारे पास में जैसे एक उदाहरण के लिए इंटरप्रिटेशन करते हैं, अरे हम शाम के समय में मोस्टली लोग नौकरी पानी करके आ गए, घर में हाथ मुंह धो के फिर हो गया, तो फिर दोस्तों का फोन आता, चला अरे इस बार में बैठा हूं, क्या है, टाइम पास है, एंटरटेनमेंट है, टाइम पास के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए वो ऐसा करते हैं। सेम चीज अगर बाबा साहब की तरफ देखते हैं तो बाबा साहब बोलते हैं कि मैं शिलाचारी था, शीलों का पालन करना था और शीलों का बल मेरे पास में था, इसलिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेरा विरोध नहीं कर सके और आज भी समाज के बीच में भी विरोध नहीं कर सकते। बाबा साहब इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में ठंडी बहुत थी, लोगों ने ऑफर किया बाबा साहब को, शराब यार ठंडी बहुत है भी, आप लीजिए इसको, बाबा साहब ने मना कर दिया। तो बाबा साहब इंग्लैंड जैसे देश में, ठंडी वाले देश में जाके रह सकते हैं, अपनी शील का पालन कर सकते हैं, बाकी हम लोगों को क्या हो गया, हम क्यों बाईपास देखते हैं? तो हमने धर्म की उस बल को, उस ताकत को, उस नैतिकता के सिद्धांत को, और वो नैतिकता का सिद्धांत हमारे जन्म मरण के चक्कर से किस तरीके से मुक्ति की तरफ लेके जाता है, सम्यक संबुद्ध का जो धम्म है, दुख मुक्ति का धम्म है, उधर कैसे लेके जाता है, और ये सारी चीजें हमको किस तरीके से रोकती है, इसको उसी तरीके से जाके समझाएंगे तो मैं समझता हूँ कि समझ में आते हैं। हम तो कई बार प्रयोग करके देखे इस बात को। जी जी, आपने जो कहा और उसमें ये बात जाहिर हो रही है कि विमर्श का मुद्दा नहीं बन पाया, सांस्कृतिक विरासत का जो मुद्दा है ये अभी समाज में विमर्श का मुद्दा नहीं बन पाया है, लोगों में क्लैरिटी नहीं आ पाई है। इसी संदर्भ में एक बात बोलता हूँ, मैं आपको टोक रहा हूँ, मैं एक भरत सिंह उपाध्याय की किताब पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि
चाइना में धर्म किस तरीके से फैला, जी। तो उसके लिए वो ये बोलते हैं हाँ। कि चाइना में लोगों ने आम जीवन में चर्चा का विषय बना दिया धर्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग क्या करते हैं, कहीं खड़े हो गए चाय टपरी पर ना, तो सिगरेट पी रहे, बीड़ी पी रहे, चाय पी रहे और फिर इधर उधर की चुगली और जमाने भर की चर्चा कर रहे हैं। वहां हम किसी भी तौर पर किसी के घर में भी जाके बैठते हैं तो धर्म की चर्चा नहीं करते, मैंने नहीं देखा कभी। पर चाइना में ऐसा हुआ, किसी आपके घर में आता हूं मैं, इनके घर में जाता हूं, बैठता है, चाय पीते और चाय पीते पीते धम्म की चर्चा करते हैं हम। तब आम लोगों का धम्म हो गया, उनके जीवन का चर्या का धम्म हो गया और तब कई प्रचार हो गया। वो हमने नहीं किया, वो करने की जरूरत है, विमर्श ये जो है पैदा करने की जरूरत है, और ये जिम्मेदारी जो है अभी बुद्धिजीवियों पर ज्यादा जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो समझा उसी पर उसी की तो जाएगी। जी सर, नागवंशी सर जो है, आप क्या सोचते हैं, ये जो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है कहीं ना कहीं आगे वाले जनरेशन को हम नहीं दे पा रहे हैं, या इस पर विमर्श अभी चालू नहीं हुआ है जी, इसके पीछे क्या कारण आप दिखाई देता है आपको जो है? ये जो विरासत है सर, इसको हमको अपने घरों से शुरू करना पड़ेगा। और जब तक कि हम अपने घरों से शुरुआत नहीं करेंगे तो अपन कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसको अपने पड़ोसी तक के या भाई तक के पहुंचा दे। तो आप ये कह रहे हैं कि 70 सालों में हमने अपने घरों से शुरू नहीं किया अभी? बिल्कुल। अच्छा। और किया भी है तो सिर्फ अपने तक के सीमित रखा है। अपन ने उसको पे बैक किया ही नहीं। और पे बैक करने का हम लोगों ने एक पैमाना बना लिया। एक्चुअल हम जब तक के आज तक के जैसे राउत सर बैंकिंग सेक्टर में रहे हैं, काफी अच्छे पदों पे रहे हैं। अब राउत सर बैंकिंग के साथ साथ में उस समय से बामसेप का काम करते हैं, मास्टर काशीराम के साथ में काम किए। उसके बाद में फिर धम्म का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को देखेंगे सर, वो जब अपने प्राइम टाइम में रहते हैं या अपने लाइफ में रहते हैं तो सिर्फ उनको अपना काम ही दिखता है, बाकी सोशल और सामाजिक कामों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता है। हाँ, नहीं वो तो है कि भाई जिस जो काम कर रहे हो उसमें पूरा डूबा होना चाहिए, सही है, उसके लिए अतिरिक्त समय निकालने की जरूरत है। लेकिन सर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उसी समय में अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, धर्म के लिए ये समय निकाले हैं, और आज ऐसे ही लोगों को समाज की जरूरत है। जी। अब सर 60 साल तक के मान लो किसी ने बैंकिंग में काम किया है और अचानक से वो धम्म समझाने लग गया है लोगों को, तो लोग भी तो देखते हैं कि यार 60 साल तक के तो ये बैंक में था। और ये समस्या तो है जी जी जी, है कि लोग रिटायरमेंट के बाद जो है इस नए क्षेत्र में प्रवेश बिल्कुल बिल्कुल, और वो जो है लोगों को ज्ञान देना शुरू करते हैं। ये समस्या तो है। जी जी जी, ये बहुत सारी चीजें है सर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो नैतिकता है, जो हमको दूसरे पीढ़ी को ये विरासत सौंपना है, तो हमको अपने घरों से शुरुआत करना पड़ेगा, अपने घरों से शुरुआत करना पड़ेगा। सर मैं राउत सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हम नैतिकता की बात करते हैं, नैतिकता यानी हमारा जो मोरल वैल्यूज है उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए सर, भारतीय समाज में दो तरह की नैतिकता है। एक नैतिकता ये है कि साम दाम दंड भेद जो और इंद्रजाल जो रहता है, भ्रम का जो रहता है, वो भी एक नैतिकता है ना। और दूसरी नैतिकता जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व वाली नैतिकता है। और आप जानते हैं कि जो हमारी जो लड़ाई चल रही है ना, पिछले 3-4 हजार सालों से जो लड़ाई चल रही है, इन्हीं मूल्यों को लेकर के, इन्हीं सिद्धांतों को लेकर के लड़ाई चल रही है कि एक वर्ग ये चाहता है कि ये सारे वैल्यूज जो है, साम दाम दंड भेद, जातिवाद, ये सब कायम रहे, और एक चाहता है कि हमारा जो आधुनिक जो भारत का जो संविधान है, आधुनिक जो मूल्य है, या बुद्ध के जो दिए गए जो नैतिकता है, उसके आधार पे समाज बने और उसके आधार पे देश चले। तो आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है हाँ, इन लोगों ने शब्दों का भ्रमजाल फैलाया है, शब्दों का भ्रमजाल फैलाया है जी। अब तो आप जो बोले बात सही है। अब जो नैतिकता थी, जो अनैतिकता थी, उसी को नैतिकता बोलने लगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शब्दों का जैसा कड़वी सच्चाई है, बिल्कुल है ना। हाँ, बिल्कुल है। जैसे, और ये लगातार बोले जाने से साले अनैतिकता ही नैतिकता होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही विषय है जो है। जैसे अभी समरसता की बात, बाबा साहब ने समता शब्द का इस्तेमाल किया, जिन लोगों ने समरसता शब्द का इस्तेमाल किया। अब वो समरसता इतनी बार बोल गए कि हमारे भी लोग समता नहीं बोलते, समरसता बोलते हैं। वही चीज है। लेकिन फिर प्रश्न वही है। सर ये बात इससे भी पहले आ चुकी, पहले एपिसोड में भी आ चुकी है। बहुत सारे भारतीय बौद्ध महासभा में हमने बात की थी, समता और समरसता। ये इसमें लोगों की अलग अलग राय है। आप क्या सोचते हैं? मैं इसका एक उदाहरण बताता हूं आपको। जी।
एक बार आवाज इंडिया टीवी पर डिबेट आई थी, उसमें डॉक्टर बहुत लोखंडे थे, सिद्धार्थ पाटिल थे और एक आरएसएस का व्यक्ति था, वो नहीं जानता मैं, नाम नहीं याद आ रहा है उन लोगों ने। जब चर्चा चली तो चर्चा में समरसता शब्द का इस्तेमाल वो आरएसएस के व्यक्ति ने किया, ठीक है। तो भाऊ लोखंडे ने टोक दिया, नहीं बाबा साहब ने कहाँ समरसता शब्द का इस्तेमाल किया? तो बोले नहीं, बाबा साहब ने समरसता शब्द का इस्तेमाल किया है। बोले मैं भी तो इतनी सारी किताबें पढ़ा हूँ, सिद्धार्थ पाटिल ने भी पढ़ा है, हमको कहीं नजर नहीं आया, आप प्रूफ बताइए। नहीं बोले है, नहीं बोले प्रूफ बताओ। इसी बात पर अड़ गए। तब वो आरएसएस का आदमी ये बात बोलता है कि बाबा साहब के एक मित्र थे दत्तोपंत ठेंगड़ी, है ना, और उन्होंने अपनी एक किताब लिखी बाबा साहब के ऊपर में, उसमें बाबा साहब ने समरसता शब्द पर जोर दिया, ऐसा बोला है। अच्छा, अब हमको ये समझना है कि ये दत्तोपंत ठेंगड़ी कौन है? दत्तोपंत ठेंगड़ी आरएसएस का आदमी, वो समरसता शब्द का इस्तेमाल करते बाबा साहब के मुंह में थूक देता है, और वो पूरी चौकड़ी है उसी का इस्तेमाल करके लोगों के सामने भ्रम पैदा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये भ्रम पैदा करने का जो समय है, अभी के समय में आरएसएस के लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, और खास करके महाराष्ट्र में नहीं हो पाया, क्योंकि महाराष्ट्र में जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनमें वो जो है समझते हैं, काउंटर करते हैं, लेकिन जो दूसरे स्टेट्स है ना, इसमें अभी तक भ्रम स्थिति वो काउंटर करते हैं। तो समरसता और क्षमता शब्द के बेसिक में भी अंतर है, ये लोगों ने समझना चाहिए। और उसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे वनवासी और आदिवासी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बेसिक शब्द आदिवासी है। इन लोगों ने इतने बार वनवासी वनवासी बोल के गया, आम आदमी भी वनवासी बोलने लगा है, लेकिन आदिवासी और वनवासी के बेसिक अंतर क्या है? आदिवासी से समझ में आता है कि इस देश का मूल निवासी है भाई, ये यही जन्मा हुआ है, और वनों में रहने वाला आप भी रहेंगे, मैं भी जगदलपुर के जाके जंगलों में रहने लगा किसी कारण के, मैं भी वनवासी हो गया हूँ। तो इसका डेप्थ जो है वो खराब हो जाती है, डेप्थ नहीं रहती है, और ये जानबूझ के किया जा रहा है आरएसएस के द्वारा, जानबूझ के किया जा रहा है। और दूसरी बात क्या होती है इसमें कि आप शब्दों के ही खेल से तो अपने पूरी की पूरी सेंटेंस और सारी ये शुरू से ही रहा है सर, क्योंकि भाषा विज्ञान जो है ऐसी मतलब साइंस का एक भाग है, और साइंस के माध्यम से अच्छा काम भी होता है और बुरा काम भी होता है जी। तो हम लोगों को अभी इस बात पर पैनी नजर रखने की है कि हमारा दुश्मन, जैसे बुद्ध के काल की भी बात करते हैं हम लोग, क्या किया बुद्ध ने, जो बातें की उसको ऐसे तो मार पीट करने के बाद में भी खत्म नहीं कर पाए, तो क्या किया, जो ग्रंथों में शब्दों के साथ में खेल करके सत्यानाश किया, ग्रंथों में सत्यानाश कर दिया। तो आपको, और ग्रंथों में जो सत्यानाश हुआ वो जनरेशन टू जनरेशन चलेगा। अब कोई भी समझो पीएचडी करने वाला व्यक्ति भी अगर रेफरेंस के लिए कोई किताब लेता है तो उसको गलत रेफरेंस वाली किताब मिल गई तो क्या होगा, वो उसका इस्तेमाल करेगा, उसने भी गलत चीज लिखा और उसको रेफरेंस देने वाले फिर हजारों लोग गलत लिख देंगे। और आरएसएस चाहता यही है, क्योंकि किताबें पढ़ने वाले लोग मिलेंगे। इंटरनेट के ऊपर भी देखिए बहुत सारे भगवान बुद्ध और बाबा साहब के संदर्भ में अनर्गल बातें लिखी गई है। तो इस बात की समझ लोगों में निर्माण करना, क्योंकि भ्रम बहुत बड़ा खतरनाक चीज है। और हम देख रहे हैं इतने में बाबा आबा से लेके हमारे प्रधानमंत्री भी किस तरीके से भ्रम दुनिया में फैला रहे हैं। अभी जो यूपी में जो केस हुआ है, हाँ, तो ये जो सारी चीजें हैं, एक समझना पड़ेगा कि दूसरी बात यह कि कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, ये भी समझने की जरूरत है। सर आप बोल रहे हैं कौन कर रहा है, ये समझने की जरूरत है। और आपने इससे पहले भी जो है ना दुश्मन की बात की, ये सही सवाल आता है कि अब बहुजनों को ये जानना है, समझना है कि हमारा दुश्मन कौन, बहुजनों का दुश्मन कौन, ये बात को थोड़ा क्लियर करिए। देखिए मैं एक इस संदर्भ में बात करता हूं कि अभी जो नई शिक्षा नीति आई जी, इस नई शिक्षा नीति क्या कहती है, और शिक्षा नीति कोई भी सरकार अपने जो सरकार के उद्देश्य है, उनकी जो फिलॉसफी है उसको आगे रेटने के लिए शिक्षा नीति का उपयोग करता है, वो परमानेंटली करने के लिए। जैसे अभी आरएसएस की बीजेपी की बात करेंगे, आरएसएस ने बीजेपी को बनाया, उद्देश्य दोनों के एक ही है, और उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, मतलब परमानेंट उद्देश्यों की 100 साल की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षा नीति बना रहे। शिक्षा नीति में क्या चेंज, हम संस्कृति के आधार पर, तीज त्योहारों पर आधार पर हम बचपन से बच्चों को पढ़ाएंगे। अब तुमको आज की तारीख में 30 त्योहार समझाने की जरूरत है? दुनिया कहाँ जा रही है, तुम गुड़ गोबर में लगे हुए हो। तो आप तो गोबर का साइंस समझाते समझाते दुनिया पता नहीं कहाँ कहाँ निकल जाएगी, और आप गोबर का साइंस समझाते समझाते भारत के लोगों को, और वो भी स्कूल में सिलेबस में डाल के आप पीछे ढकेलोगे। दूसरी बात इसमें है कि पीछे जाएगा कौन जाएगा,
ये 85% समुदाय की जो बात होती है, 85% समुदाय पीछे जाएगा। उनको तो उस बात का ज्ञान नहीं है ना सर, उस बात का विरोध भी तो नहीं है। हाँ, दूसरी बात मैं इसमें ये समझाना चाहता हूँ कि हमने ये बात समझने की जरूरत है कि 1848 में जब महात्मा फुले पहली स्कूल खोलते हैं और उसमें अपनी पत्नी को शिक्षिका बना के भेजते हैं, तो उस पर कीचड़, गोबर, टमाटर फेंकने वाले लोग कौन थे? आपके हमारे लोगों ने तो नहीं फेंका, ठीक है ना? नहीं, उस समय ठीक है, उस समय लोगों में जागरूकता थी, लेकिन आज की डेट में वो जागरूकता नहीं दिखाई देती। मैं वही कह रहा हूँ हाँ। कि उस समय कीचड़ फेंकने वाले लोग कौन थे, और आज की तारीख में आपका समाज संविधान का उपयोग करते हुए और जो फैसिलिटीज बाबा साहब ने दी उसको उपयोग करते हुए तरक्की कर लिया, है ना? तो उसको रोकने के लिए रिजर्वेशन बंद करना, शिक्षा को महंगा करना, ये काम कौन कर रहा है? नहीं, यही क्लियरिटी तो लानी पड़ेगी सर समाज में जो है। यही तो बोल रहा हूं मैं कि 1848 से आज 2024 के बीच में यदि तुम्हारे बहुजन समाज के लोगों का सत्यानाश करने का काम उस समय कीचड़ फेंक के जिसने किया, वही व्यक्ति आज की तारीख में आपके रिजर्वेशन के माध्यम से और शिक्षा महंगी करके आपको रोकने का काम कर रहा है। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। यानी 100 साल में 170 साल में भी उनका एटीट्यूड, उनका सोच बदला क्या? नहीं बदला आपके प्रति ना। तो वो बदले या ना बदले, बदल तो हम सकते हैं ना। ठीक है, हमने बदलने की अपने आप में कोशिश करनी चाहिए। मैंने जैसे अभी बोला कि ये 1500 जाति है शेड्यूल कास्ट के, वो तो आपस में जुड़ जाए रे भाई। ये 700 जाति है शेड्यूल कास्ट ट्राइब के, वो आपस में जुड़ जाए, और संविधान के सबसे ज्यादा लाभार्थी तो ये लोग रहे, वो आपस में जुड़ जाए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, 22.5% हो जाते हैं। तो जिनको इस परिवर्तन की जरूरत है उन लोगों ने आपस में सैद्धांतिक तौर पर जुड़ना आवश्यक है, जुड़ना आवश्यक है, और तभी सांस्कृतिक परिवर्तन आएगा। हम अपने आप को बचा के भी रख पाएंगे और अपनी तरक्की भी कर पाएंगे। हमने दिखा दिया। आप ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज में जागरूकता आनी चाहिए, एकरूपता आनी चाहिए और उनको जुड़ना चाहिए। बिल्कुल जुड़ना चाहिए, तभी ये परिवर्तन संभव, बिल्कुल संभव है। ठीक है, इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। अल्टीमेटली यही है कि जो हमारे जो दो मेहमान जिनसे हम 1 घंटे से चर्चा कर रहे हैं, तो वो ये बात समझ में आ रही है कि संवाद ही एक तरीका हो सकता है जिसमें बहुजन समाज में जागृति आ सकती है, और संवाद ही ऐसा माध्यम है जिससे लोग जागरूक हो सकते हैं। तो आप देख रहे थे सुकृति इंडिया। आप सभी का, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जी आपने अपना कीमती समय निकाला। जी आपको बहुत बहुत साधुवाद जी। तो आप देख रहे थे सुकृति इंडिया, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच।